हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट की। अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसका खामियाजा समाज को कैसे भुगतना पड़ता है, मतलब समाज किस तरह से इफेक्ट होता है। इसमें दो बातें हैं कि एक तो जो मॉडर्नाइजेशन के कारण विकास होता है समाज से, उससे जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो टूटने लगती हैं। दूसरी बात ये होती है कि जो कम्युनिटीज़ हैं वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने के कारण उन पर कल्चरल प्रभाव पड़ते हैं, तो वो जो ट्रेडिशनल लाइफ है वो उनको छोड़कर कोई नई लाइफ धारण करनी पड़ती है, जिसमें फिर वो लाइफ के लिए स्ट्रगल करने लगते हैं। जैसे आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन को आप डिटेल से 12th क्लास में पढ़ेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? ये नर्मदा नदी पर 335 के करीब बांध बनने थे। वर्ल्ड बैंक से पैसा आ रहा था इनके लिए। तो वहाँ के लोगों से डिसीजन में कोई पूछा नहीं गया कि आप इसमें शामिल हो गए या नहीं है, ना उन्हें समझाया गया कि आपको कितना फ़ायदा होगा। लेकिन लोग वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि बांधों के लिए वहाँ से हटना ज़रूरी होता है, ज़मीन एक्वायर करनी पड़ती है, वनस्पति ख़त्म हो जाती है। तो बहुत सारे लोग, और दूसरी बात एक ये थी कि जो ज़मीन कहीं मिल रही थी वो टुकड़ों में मिल रही थी। एक मान लो एक परिवार है, वो साथ में रहना चाहता है, उस परिवार में 10-20 फैमिली आती है, तो वो नहीं, कुनबे होते हैं ना, जैसे उस तरह से कबीला होता है, कुनबे होते हैं, तो वो उनको अलग अलग जगह मिल रही थी। और एक बड़ी समस्या ये आ रही थी कि जो आदिवासियों के खेत थे वो कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं थे, कितने लोगों को कितनी ज़मीन मिलेगी, इसका कोई हिसाब किताब नहीं था। तो लगभग 30-40 साल तक ये आंदोलन चलता रहा। मेघा पाटेकर जी, एक अगर आप नेट पे खोजोगे तो एक बड़ी एक्टिव लेडी है, सोशल एक्टिविटिस्ट है, उन्होंने इसका नेतृत्व किया और इसको रुकवाने की कोशिश भी की। बट अब 2019 में शायद नर्मदा का जो सरदार सरोवर डैम था वो बनकर तैयार हो गया है। हैज़ बीन लीडिंग ए मूवमेंट अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम ऑन रिवर नर्मदा फॉर मैनी ईयर। गुजरात की बात है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, नर्मदा का कुछ हिस्सा राजस्थान को भी पानी मिल रहा था। तो ये 4 स्टेट्स इफेक्ट थे इससे। द स्पॉट ऑफ वीक डैम क्लेम दैट इट वाज जनरेट। देखो, मैंने बताया ना, 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष ऐसा होता है जो विकास के में से फायदा होता है, वो तो ये सोचेगा कि प्रोजेक्ट बनना चाहिए। कुछ का नुकसान हो रहा, तो स्पॉटर ये कह रहे थे कि बिग डैम से बिजली जनरेट होगी तो इरिगेशन, लैंड को की इरिगेशन होगी, सिंचाई ज़्यादा होगी, ड्रिंकिंग जो वाटर है उसकी सप्लाई होगी। जो डेजर्ट एरिया है, कच्छ जैसे इलाके जो बिल्कुल रेगिस्तान में आते हैं, सौराष्ट्र है, उनको पानी मिलेगा, खेती ज़्यादा बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। लेकिन जो अपोनेंट थे इस डैम के, वो कह रहे थे, दे क्लेम दैट ऑलमोस्ट 1 मिलियन पीपल हैव बीन डिप्लेस्ड, कि इससे तो हमारी जगह छूट जाएगी, हम धक्के खाते फिरेंगे किसी दूसरी जगह बसने के लिए। दे हैव लॉस्ट देयर लैंड, उनकी ज़मीन छीन ली जाएगी। थ्रो सबमर्जेंस और कंस्ट्रक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, जमीन छीन जाएगी तो साथ में उसकी जीविका के साधन भी छीन लिए जाएंगे। कहाँ हम जमीन तलाशेंगे, कहाँ हम जीविका के साधन से दोबारा से क्रिएट कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ दीज पीपल बिलोंग टू द ट्राइबल एंड द दलित कम्युनिटीज, और ये बिल्कुल ट्राइबल्स इलाके थे, दलित कम्युनिटी के लोग थे। हु कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द मोस्ट अंडर प्रिविलेज ग्रुप इन द कंट्री, वो पहले ही गरीब थे। अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब होता है वो लोग जिन्हें बेसिक नीड्स भी जिनकी पूरी नहीं होती। सम इवन आर्ग्यूज दैट द डैम वुड ग्रेटली अपसेट द इकोलॉजिकल बैलेंस। देखो, शुरू से हुआ था ये, जब इनका लैंड छीनी जा रही थी और इनके लाइवलीहुड के संसाधन खत्म होते जा रहे थे, और दूसरे बात इनको लग रहा था कि हमारा जो सांस्कृतिक जीवन वो भी खत्म हो जाएगा। बट साथ में जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे वो भी साथ में आ गए, पर्यावरणविद की, कहा कि इकोलॉजिकल बैलेंस खत्म हो जाएगा, वनस्पति यहाँ से काटनी पड़ेगी, तो बहुत सारे जो इको एक चक्र होता है वो खत्म हो जाएगा। उसके इसमें अगला जो पॉइंट है वो इन्वायरमेंट को ही दर्शाता है। इन्वायरमेंट कैसे खत्म होता है डेवलपमेंट से? देखो, मान लो 1000 वर्ग किलोमीटर में कोई पेड़ पौधे थे। इन पेड़ पौधों का एक अपना इकोलॉजिकल बैलेंस होता है। इकोलॉजिकल का मतलब यहाँ एक तालाब भी होगा,
इस जंगल में कुछ जानवर भी रहते हैं, पेड़, पक्षी, पौधे, कीट, पतंगे, ऐसा इकोलॉजिकल है जो हमें दिखाई भी नहीं देता। मधुमक्खियां हैं। अभी मैं 2-3 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि जो बढ़ता हुआ पोल्यूशन है उसकी वजह से मधुमक्खियों की संख्या कम हो रही है। मधुमक्खियों की जो जीवन की प्रत्याशा होती है, लाइफ पीरियड होता है, वो कम होता जा रहा है। उनके शरीर पर शीशे के कण मिले हैं जिसकी वजह से उनके हार्ट्स या लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं। अगर मधुमक्खियाँ या इस तरह के कीट पतंगे कम हो जाएंगे तो जो फूल की खेती है, जैसे सरसों की खेती है, उसमें पोलराइजेशन नहीं होगा, पुष्पीकरण नहीं होगा, क्योंकि यही एक कारण, यही जो कीट पतंगे होते हैं वही तो पोलराइजेशन का कारण बनते हैं। अगर इस तरह के ये कीट पतंगे खत्म होते हैं तो पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो खत्म होता है। पेड़ काट दिए, पूल में रहने वाले जो कीट पतंगे थे या जानवर थे या पक्षी थे वो सब खत्म होंगे। तो ये इकोलॉजिकल प्रभाव होता है। डेवलपमेंट हैज indeed caused a high degree of environmental degradation in many countries, and not just the displaced people but all the population of beginning to feel the consequence. और डेवलपमेंट से क्या होता है, इन्वायरमेंट खराब होता है और इन्वायरमेंट से जो लोग हैं वो भी प्रभावित होते हैं। उसके बाद है when the tsunami hit to South and Southeast Asia coast 2005, it was observed that the destruction of mangrove and the building of commercial enterprises along the shoreline was the reason that the greater extent of damage caused. 2004 में बड़ी सुनामी आई थी। सुनामी का मतलब समुद्र में लहरें उठती हैं, भूकंप आता है जब, तो बहुत बड़ा डैमेज का कारण ये था कि जो समुद्र के किनारे मैनग्रोव के पेड़ होते हैं, जो ऐसी वनस्पति जो खारे पानी में उगती हैं, वो खत्म हो गई। मैनग्रोव ऐसे पेड़ हैं जिन्हें एक बाढ़ कहा जाता है फ्लड के सामने या सुनामी के सामने। हाँ, बंगाल कोस्ट में नहीं हुआ, ज़्यादा तबाही बंगाल कोस्ट में नहीं हुआ क्योंकि मैनग्रोव ने बचा लिया, वहाँ मैनग्रोव थे। अभी मैं केरला के बारे में पढ़ रही थी 2-3 दिन पहले। केरला सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है हमारे देश में, क्योंकि बाहर गए हुए हैं लोग, वहाँ से पैसे आते हैं और बड़ी बड़ी जो वहाँ मकान बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। वैसे तो उसे डेवलपमेंट कहा जाता है, बट उस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से क्या हो रहा है, मान लो कोई नाली सूख गई, नदी सूख गई, लोगों ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन बना ली, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन खड़ी कर ली। उसे डेवलपमेंट कहेंगे क्या पता नहीं, परंतु वो नहर या नाली जो भी थी वो नेचुरल है, वो ख़त्म हो गई। उसके बाद किसी ने पहाड़ पे बना ली, किसी ने घाटी में बना ली, इस तरह से कंस्ट्रक्शन बढ़ती गई। कंस्ट्रक्शन बढ़ती गई तो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है केरला का वो डगमगाने लगा। अब क्या होता है, जैसे ही केरला में फ्लड आती है, मतलब बरसात होती है, तो जो नदी का इलाका था उसमें तो कंस्ट्रक्शन खड़ी हुई है। नदी क्या करेगी, वो क्या करेगा, फिर फ्लड का पानी वो अपनी जगह बदलेगा, और जगह बदलेगा तो जो यहाँ खड़ी हुई सारी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, वो सारी तबाही करके ले जाएंगी। पहले केरला में फ्लड आती थी तो इतना नुकसान नहीं होता था, अब लगातार 2-3 सालों से केरला में इतना नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो ख़त्म हो गया। यू मस्ट दिखाई देता है इसका कम, लेकिन जब विनाश होता है ना तो वो दिखता है कि मतलब इकोलॉजी बैलेंस का कितना बुरा प्रभाव हमारे उस पर, हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ रहा है। यू मस्ट हैव रीड अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा होगा कि जो तापमान है वो बढ़ रहा है। अब देखो 11वां महीना आने वाला है और अब जो गर्मी है वो आपकी जुलाई जून जितनी गर्मी पड़ रही है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग है। आपके जो इन्वायरमेंट है उसमें ऐसी गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसी गैसें बढ़ रही हैं जिसके कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। देखो वही पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ये नेचुरल भी है। मैं ये नहीं कहती कि इसके लिए भी सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही है, हर रोज़ पृथ्वी बदलती है। 50 मिलियन लाख पहले पृथ्वी बनी, तो ये जो रूप है अब ये चेंज का ही है। शुरू में तो ये आग के गोले के रूप में पैदा हुई, उसके बाद ये ठंडी हुई, ठंड भी इतनी थी कि यहाँ कोई जीव ही नहीं था। बाद में गर्मी पैदा हुई तो जीव पैदा हुए, बट वो गर्मी अब ऐसे ही बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, जो मनुष्यता के लिए खतरा है।
और उसमें एक रोल बड़ा मानव का भी है बढ़ाने में भी, क्योंकि विकास के नाम पर जो हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं या धुआं पैदा किया जा रहा है या ऐसे हार्मफुल केमिकल पैदा किए जा रहे हैं जो इन्वायरमेंट को हानि पहुंचा रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया का तापमान बढ़ रहा है। तो इसके तापमान बढ़ने से जो आर्कटिक और अंटार्कटिका में बर्फ है, ग्लेशियर्स हैं, वो पिघल रहे हैं, इमिशन हो रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस के कारण। ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं जो हमारे तापमान बढ़ाती हैं एटमॉस्फेयर का। दिस हैज़ बिन पोटेंशियल टू काज फ्लड एंड एक्चुअल सबमर्ज लो लेइंग एरिया लाइक बांग्लादेश एंड मालदीव। और ऐसा समय आएगा कि बहुत सारे इलाके डूब जाएंगे, क्योंकि पानी समुद्र में ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि ग्लेशियर पिघलते जाएंगे, नदियों का फ्लो तेज होता जाएगा और आपके समुद्रों का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। अभी आपको ने सुना होगा पिछले 2-3 महीने में इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता को बदल रहा है। क्यों बदल रहा है, कहीं और लेके जा रहा है अपनी राजधानी को, क्योंकि जकार्ता डूबने वाला है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ऐसे बहुत सारे टापू थे जो सुनामी के कारण डूब गए थे। तो मालदीव या बांग्लादेश जैसे देश हो समय आने वाले समय में इनके जो लोग हैं, जनता है, उसको शरणार्थियों के रूप में दूसरे देशों में जाना पड़ेगा, शरणार्थी बनकर। वो एक बड़ी दूसरी समस्या पैदा हो जाएगी, फिर कोई देश उन्हें अपने देश में घुसने नहीं देगा। In the long term, the ecological crises were adversely affect all of us. Air pollution is already a problem which did not discriminate between rich and poor. इसी तरह एयर पोल्यूशन है, कहते हैं कि जो एयर है उसमें सीसा की मात्रा, जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा, इवन ओजोन की मात्रा, आपको पता है O3 एक ओजोन गैस होती है जिसमें ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं, ये ऑक्सीजन होती है लेकिन ये ओजोन होती है। ओजोन अल्ट्रावायलेट किरणें रोकने के लिए वहाँ ज़रूरी है, स्ट्रेटोस्फेयर जो है समताप मंडल में कहीं ऊंचाई पर, लेकिन अगर पृथ्वी पर ये बढ़ेगी तो ये सांस के लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन ये गैसें बढ़ रही हैं और ना ये देखेंगे फिर ये रिच है या पुअर है, ये सबके अंदर ही जाता है। बट इन द शॉर्ट टर्म इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज टेंड टू एडवाइसरली इफेक्ट द अंडर प्रिविलेज मोर शार्पली। बट देखो नुकसान तो पुअर को भी उतना ही होगा, बट आप विकास का लाभ किसको मिल रहा है, बड़ी बड़ी कोठियां किसकी मिल रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का प्रयोग कौन कर रहे हैं, अमीर कर रहे हैं। अमीर ज़्यादा कर रहे हैं तो भी उस पर इतना इफेक्ट है, गरीब इनका प्रयोग कर ही नहीं रहा तो उसका इफेक्ट भी सेम है। बल्कि मेरे ख्याल से लगता है गरीब को ज़्यादा दमा वगैरह खांसी वगैरह ज़्यादा होती है, उनके पास ऐसे रिसोर्स नहीं होते हैं कि वो अपने आप को बचा रखें। Loss of the forest affect the poor who use forest resources, a variety of substance need like firewood, medicinal herbs और foods। और दूसरी बात, जब फॉरेस्ट खत्म होंगे हमें तो सिर्फ क्या होता है, इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है कि गर्मी बढ़ जाती है। उसके बाद गरीब की तो वहीं से तो लकड़ी आती है, वहीं से खाना आता है, वहीं से दवाई आती है। जंगल ही खत्म हो जाएंगे तो उनके जो जीविका का साधन है और जीविका को सपोर्ट करने वाले दूसरे रिसोर्सेज हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। ड्राइंग अप द रिवर सूख जाएंगे। पॉन्ड एंड फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल मीन्स दैट वुमेन हैव टू वॉक लॉन्गर इन ऑर्डर टू प्रिस्क्योर वाटर। और अगर आपके पॉन्ड या नदियां सूखती हैं या वाटर लेवल कुओं का कमजोर होता है तो इससे क्या होती है, महिलाएं इफेक्ट होंगी। अगर आखिर पानी महिलाओं से जुड़ी हुई चीज़ है कि महिलाओं को ही पानी कलेक्ट करना पड़ता है, घर में पानी महिला की जिम्मेदारी होती है। दिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वर वी आर परस्यूइंग इज हैवली डिपेंडेंट ऑन द इंक्रीजिंग यूज ऑफ एनर्जी। जो डेवलपमेंट हम यूज कर रहे हैं वो एनर्जी बहुत लेता है, जैसे उद्योगों में एनर्जी की खपत होती है ज़्यादा, बिजली, और बिजली जनरेट करने के लिए हम कोयला जलाते हैं, कोयला जलाते हैं तो पोल्यूशन होता है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी करंटली, कुछ देखो एनर्जी में भी क्या होता है, एक ट्रेडिशनल एनर्जी होती है, एक नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी होती है, यह आपने 10th में पढ़ा होगा। ट्रेडिशनल एनर्जी में क्या होता है, ऐसे एनर्जी के स्रोतों का प्रयोग किया जाता है जिसका तो अब एक बार हम प्रयोग कर लेते हैं तो अगली बार हम प्रयोग नहीं कर पाते, जैसे आपका तेल है, लकड़ी है, ठीक है। नॉन ट्रेडिशनल में जैसे आपकी एक बार यूज करते हैं तो बार बार, जैसे आपकी सौर ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, हवा विंड की है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा अब जो एनर्जी पैदा हो रही है हमारे देश में, मतलब 48 लाख किलोवाट बिजली पैदा हो रही है, तो वो ज़्यादातर ट्रेडिशनल तरीक़ों से हो रही है। थर्मल कोयले से थर्मल पावर है, जैसे हाइडल पावर है। बट अगर लेकिन जो सौर ऊर्जा है या ज्वारीय ऊर्जा है वो उसकी बिल्कुल ही, मतलब मेरे ख्याल से 100 किलोवाट तो सौर ऊर्जा की भी नहीं है। तो अब हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी के वो सोर्स यूज करें जिनमें ट्रेडिशनल साधनों का प्रयोग ना हो, नॉन ट्रेडिशनल हो, जो इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक ना हो। इसका एक बड़ी अच्छी खोज मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है कि आने वाले समय में ये आ भी जाए। हमारे विश्व में हाइड्रोजन बहुत है। हाइड्रोजन गैस सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस है जो विश्व में ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हाइड्रोजन एक बहुत उच्च ज्वलंत साधन है, एनर्जी का एक है। अगर ये जल इसकी कंट्रोल में आ जाए, हाइड्रोजन कंट्रोल आ जाए जलाने के, जैसे तेल को हमने कंट्रोल किया है जलाते समय, तो ये एक ऐसा संसाधन है जिससे ना तो पोल्यूशन होती है जलाने से। दूसरी बात, एक बार मान लो हाइड्रोजन गैस से गाड़ी भर भी की टंकी आपने भर ली तो वो 10-20 साल तक चलती रहती है, उसमें दोबारा से ईंधन की जरूरत नहीं होती। इस तरह के प्रयास फ्रांस में एक टोकामेक नाम का एक प्रोजेक्ट लग रहा है। भारत भी इसमें शामिल, लगभग 50 देश इसमें शामिल हैं। हो सकता है कि ये इस तरह के आने वाले समय में इस तरह की एनर्जी पैदा हो और हमें ग्लोबल वार्मिंग भी ना करनी पड़े। अभी चीन ने भी कहा कि 2060 तक हम ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, मतलब हम कार्बन का प्रयोग ही नहीं होने देंगे हमारे देश में। तो हो सकता है उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई होगी कि कार्बन की उन्हें ज़रूरत ही ना पड़े। Model of the development we are pursuing heavily dependent on the increasing use of energy. Most of the energy currently generated in the world in form non-renewable sources like coal and petroleum। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी आपको कि कोयल और पेट्रोलियम जैसे नॉन रिन्यूएबल अनवीनीकरण साधन, ऐसे साधन जिनका एक बार प्रयोग होने के बाद हम दोबारा नहीं प्रयोग कर सकते। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ अमेजोन रेन फॉरेस्ट आर बीइंग, और इसकी वजह से जो रेन फॉरेस्ट हैं उनको काट रहे हैं, उनका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे लेकिन थोड़े से बाद में। डिफॉरेस्ट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर द इंक्रीज कंज्यूमर नीड, और इस तरह से वनों की कटाई हो रही है। जैसे अमेजोन के वन हैं वो धरती का फेफड़ा माने जाते हैं, बट वो डिफॉरेस्ट हो रहे हैं, काटे जा रहे हैं। फायर एंड इनफ ऑफ दीज non-renewable resources which can allow not only the advanced country but all people in the world to enjoy an affluent lifestyle. Give the infinitive nature of these resources the answer would we know what about the future generation? Are we going to hand over a depleted earth or a multiple problems to them? ये आपसे पूछता है कि क्या हम आने वाली जनरेशन को इस तरीके से जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या वो इस डेवलपमेंट का कोई फ़ायदा है? आने वाले समय में जो नस्लें आएंगी, क्या हम उनको एक ऐसी पृथ्वी देंगे जो प्रदूषित हो चुकी है? भाई, अगर हमारे पूर्वज हमारी पृथ्वी को गंदा कर जाते हैं, ऐसा कर जाते हैं कि आप रह ही नहीं सकते, क्या आप इस तरह का लाइफस्टाइल जी पाते? तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि आने वाली जनरेशन के लिए हम एक ऐसी पृथ्वी दें जो साफ सुथरी हो, इन्वायरमेंट मुक्त हो। ये एक उदाहरण है कि किस तरह से लोगों का शोषण किया जाता है जब रिसोर्सेज उनके होते हैं बट उन पर उनका हक नहीं होता, रिसोर्सेज उनका प्रयोग नहीं करने देते लोग, उनका कैसे सरकारें उनसे छीनती है। केन सारोविवा एक अफ्रीकन लीडर थे, जर्नलिस्ट थे। ये कैसे वो स्टोरी बनती है पढ़ते हैं। जस्ट इमेजिन दैट ए हिडन ट्रेजर इज फाउंड इन योर बैकवर्ड। कल्पना करो कि आपके आंगन में कोई खजाना दबा हुआ वो मिल गया। देखो बहुत सारे लोग ऐसी कल्पना करते हैं, तो आप भी कर लो कि शायद निकल ही आए, आपके आंगन में कोई खजाना मिलना है। हाउ विल यू फील इफ द ट्रेजर इज टेकन अवे लिटिल बाय अथॉरिटीज इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट? आपके साथ आप कैसा महसूस करोगे जब जो अथॉरिटीज़ हैं, सरकारी कर्मचारी
डेवलपमेंट के नाम पर इसको सारा ले जाएं एक एक करके और आपके लिए कुछ भी ना छोड़े, जबकि ट्रेजर आपके आंगन में मिला है। बुरा लगेगा ना, तो आप छुपा लोगे। दिस डेवलपमेंट इज नॉट रिफ्लेक्ट इन योर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और इवन इन द फैसिलिटी फॉर द कॉलोनी यू स्टे। देखो, डेवलपमेंट के नाम पर आपका रिसोर्सेज लिया गया, बट आपको कोई फायदा नहीं हुआ उससे। आपका कोई जो स्टैंडर्ड लाइफ का स्टैंडर्ड है वो नहीं बढ़ा, ना ही उन लोगों का जो उस कॉलोनी में रहते थे। फिर आप सोचोगे कि वो कौन सा विकास था भाई, हमें तो नहीं मिला ना उस विकास का लाभ। फर्दर योर हाउस एज ए सिट फॉर द ट्रेजर इज कॉन्स्टेंटली वेंडलाइज्ड बाय पीपल हु क्लेम टू यूज द ट्रेजर फॉर डेवलपमेंट। धीरे धीरे वो लोग आपके साथ शामिल हो जाएंगे जो उनको लगता था कि भाई ट्रेजर हमारा था, बट उसका प्रयोग किसी और ने कर लिया। इज इट नॉट इज ग्रोस इनजस्टिस फॉर द पीपल इन हुज हाउस द ट्रेजर हैव बीन अनअर्थड। क्या उनके लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा जिनके घर अब भी कच्चे हैं और उनके रिसोर्सेज छीन लिए जाते हैं ऐसे दूसरे लोगों के द्वारा। इसी तरह की एक घटना हुई थी नाइजीरिया में। नाइजीरिया अफ्रीका का देश है। ऑयल हैड फाउंड इन द रीजन ऑफ ओगनी। ओगनी एक क्षेत्र है, वहाँ तेल मिला 1950 के आसपास नाइजीरिया में। विच रिजल्ट इन क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन। कच्चे तेल का एक रिसोर्स बन गया। क्या आई फिर? गवर्नमेंट आई। गवर्नमेंट ने कंपनियों को ठेके दे दिए। फायदा कौन कमा रही है? कंपनियां करवा रही हैं और थोड़ा बहुत सरकार। अब जहाँ निकला था ये तेल, उन लोगों को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। इंट्रीग्यूट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एंड करप्शन। और किस तरह से ये तेल मिलना, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम किसने की? तेल की कंपनियां लगाई, तेल की कंपनियों से इतना धुआं निकलता, वो लोग परेशान हो जाते। ठीक है, रिसोर्सेज भी नहीं मिल रहे, डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा, तेल भी ले जाया जा रहा है और उसकी सजा हम भुगत रहे हैं इन्वायरमेंट पोल्यूशन के बारे में। दिस प्रिवेंटेड डेवलपमेंट ऑफ वेरी रीजन वेयर ऑयल हैज बीन टेकन फाउंड। केन सारो विवा एंड ओगनी बाय बर्थ, वो भी ओगनी से ही थे। वर ऑर्गेनाइज्ड एज एन ऑथर, जर्नलिस्ट एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर इन 1980। और 1980 में वो लेखक थे, जर्नलिस्ट थे और टेलीविजन में प्रोड्यूसर थे, मतलब प्रोड्यूसर जो सीरियल वगैरह बनाता है, पैसे देता है। इन हिज वर्क ही ऑब्जर्व्ड एंड रिएक्ट टू एक्सप्लॉयटेशन अराउंड हिम एज द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री रोक रिचेज from beneath the feet of the poor Ogni farmer and in return left the land polluted and the people disenfranchised। अब उन्होंने देखा कि किस तरह से जो गैस एजेंसी और ऑयल एजेंसीज थी, इंडस्ट्रीज थी, वो जो धनी थे उनको तो फायदा हो रहा था, जो ओगनी के किसान थे उनका शोषण हो रहा था। तेल भी ले जाया जा रहा था और बदले में उसको क्या छोड़ा जा रहा था? जो पोल्यूटेड लैंड थी और लोग जो रोगी थे, ठीक है, रोग से ग्रस्त थे या गरीब थे अभी भी। सारो वीवा लेड ए नॉन वायलेंट स्ट्रगल विद द लॉन्च ऑफ मूवमेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ओगनी पीपल। नॉन वायलेंट का मतलब एक ऐसा संघर्ष जिसमें हिंसा का प्रयोग नहीं होता। ओगनी लोगों के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था मोसप, मूवमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ द ओगनी पीपल, इसका पूरा नाम था 90s में। एन ओपन ग्रास रूट कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट था। ग्रास रूट जो नीचे तबके के लोग थे उनका आंदोलन था। दिस मूवमेंट वाज सो इफेक्टिव, इतना इफेक्टिव हुआ 93 में द ऑयल कंपनी हैड टू पुल आउट ओगनीज। ऑयल कंपनियों को बाहर से निकाल दिया गया 1993 में। बट सारों को अपनी जीवन पेड करना पड़ा। बहुत सारी, इसको जेल में डाल दिया गया। बहुत सारी जो, क्योंकि ये कंपनियां बड़ी रिच होती हैं, सरकारों पर दबाव डालने में कामयाब होती है, सरकारों को बहुत बड़ा पैसा देती हैं। लीडर इनके जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं देश के लीडरों को खरीद लेती हैं। सारो वो वीवा थे उनको जेल में डाल दिया गया। बहुत सारे जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन थी, यूएनओ थी इवन, उन्होंने उसके लिए प्रोटेस्ट भी किए, विरोध भी प्रदर्शन किया नाइजीरियन गवर्नमेंट के खिलाफ कि जो सारो है उसको छोड़ दें आप, केन सारो को। लेकिन अंत में उसको फांसी दे दी गई और उसको अपना जो है जीवन का बलिदान करना पड़ा। 1995 में उनकी
एंड उनको एक्सक्यूट किया गया था, एक्सक्यूट मैंने उनको फांसी दे दी गई थी। उसके बाद इन्वायरमेंटलिज्म क्या होता है ये आप पढ़ेंगे। यू मस्ट हैव ऑफन हर्ड अ टर्म लाइक पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज एंड ग्लोबल वार्मिंग। बहुत सारे ये जो शब्द हैं ये आपने पढ़े होंगे, जैसे पोल्यूशन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसी डेवलपमेंट जिसमें आने वाली जनरेशन को हम बहुत कुछ दे के जाते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज, ऐसे स्पीशीज का प्रोटेक्शन जो खत्म होने की स्थिति में है, जैसे बाज, गिद्ध, जंगली गधे, बहुत सारी चिड़िया वो खत्म होने को जा रही हैं, इनको इंडेंजर्ड स्पीशीज बोलते हैं। एंड ग्लोबल वार्मिंग, These are a buzzword of the environmental movement which works to protect natural resources. ये ऐसे शब्द हैं जो अक्सर आप जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट होते हैं, पर्यावरण के बचाने के लिए आंदोलन चलते हैं, उनमें ये शब्द मेन होते हैं। और इनका एक काम है कि नेचुरल फॉरेस्ट और नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे बचाया जाए, इकोनॉमी जो इकोसिस्टम है उसको कैसे बचाया जाए। इन्वायरमेंटलिस्ट मेंटेन दैट ह्यूमन बीइंग्स शुड लर्न टू लिव इन हार्मनी विद द रिदम ऑफ द इकोसिस्टम एंड नॉट मैनिपुलेट द नेचुरल इन्वायरमेंट टू सर्व द इमीडिएट इंटरेस्ट। देखो जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं उनका मतलब ये नहीं कि आप सारे काम दाम छोड़ के बस प्रकृति को ही बचा लो और कुछ भी ना करो। वो कहते हैं कि आप ऐसे डेवलपमेंट करो, आप ऐसे हार्मनी से रहो कि सारा इकोसिस्टम भी बना रहे और आपका भी विकास होता रहे, ठीक है ना। लेकिन इकोसिस्टम को इस तरह से खराब मत करो कि सिर्फ आपके इंटरेस्ट पूरे हों। इमीडिएट लाभ मत देखो, इमीडिएट का मतलब तुरंत मिलने वाले लाभ मत देखो, जो आने वाले भविष्य में लाभ और हानि है उसको भी देख लो। लेकिन कई लोग क्या देते हैं, इमीडिएट फायदा देखते हैं कि जेब भर गई बस, आने वाले समय चाहे वो पोल्यूशन से दमे होकर खुद मर जाए बट एकदम पैसा आ जाए लोगों के उसमें। तो इस तरह से they believe that mankind is using up and destroying natural resources to such an extent that we will bequeath only a barren earth, poisoned river and polluted air to future generation। और इसके अनुसार ये कहा कि नेचुरल रिसोर्सेज का अगर आप इस तरह से यूज करता रहे तो आपके पास क्या मिलेगी, एक बैरन मतलब ऐसी पृथ्वी जो बंजर हो चुकी होगी, ऐसी नदियां जिनका पानी जहरीला हो चुका होगा और ऐसी एयर जिसमें आप सांस लेना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।